हेलो दोस्तों। आज हम इवोल्यूशन ऑफ मनी की चर्चा करने जा रहे हैं। इवोल्यूशन ऑफ मनी, मनी की कहानी कैसे शुरू हुई, मनी की आवश्यकता क्यों पड़ी, और मनी के जो स्वरूप लगातार बदले हैं, इन सारे विषयों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। कैसे मनी की ज़रूरत पड़ी, मनी की उत्पत्ति कैसे हुई, मनी के बिना यह संभव, अभी का जो अर्थ जगत है वो कितना संभव था। इन सारी चीज़ों की अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो हम लोग देखते हैं, जैसे इवोल्यूशन ऑफ मनी की अगर चर्चा करें तो सबसे पहले तो हमें यह जानना ज़रूरी है कि मनी है क्या, मनी की परिभाषा क्या है। तो मनी की परिभाषा अगर देखें हमारे सामने स्क्रीन पर, तो एक सिंपल छोटा सा लैंग्वेज यह है कि मनी इज़ एनीथिंग विच इज़ यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो मतलब क्या है कि किसी भी चीज़ को अगर हम लोग एक्सचेंज के रूप के लिए अगर इस्तेमाल कर पाते हैं तो निश्चित रूप से यह जो है वो मनी कहलाता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो जैसे अगर किसी व्यक्ति को अनाज की ज़रूरत है और किसी व्यक्ति के पास कोई धातु है, तो किसी धातु के बदले में अगर वह अनाज ले पाता है, या फिर किसी दूसरे व्यक्ति को उस धातु की आवश्यकता है और उसके पास सफिशियंट अनाज है, तो वह अनाज देकर उस धातु को प्राप्त करना चाहता है। उसी प्रकार से अगर हम कह सकते हैं कि किसी को एक मुर्गे की आवश्यकता है और किसी को एक बकरी की आवश्यकता है, तो वो मुर्गा देकर बकरी प्राप्त कर लेता है और बकरी वाला बकरी देकर मुर्गा प्राप्त कर लेता है। तो निश्चित रूप से ये जो चीज़ें हैं वो एक्सचेंज की वस्तु हैं और ये भी एक मनी का स्वरूप है। लेकिन ये जो स्वरूप है उसे हम लोग बार्टर सिस्टम के नाम से जानते हैं, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो लेकिन अब इस बार्टर सिस्टम में क्या था कि इसमें कई सारी कठिनाइयाँ थी। जैसे उस धातु का मूल्य क्या होगा, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगी, उस मुर्गे का इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगा, एक बकरी कितने मुर्गे के बराबर होगा। तो इस तरह की कई सारी परेशानियां थी जिस कारण से हम लोग धातु के मुद्रा में गए, या फिर मुद्रा के अन्य कई स्वरूपों को बदलते चले हैं। तो इस तरह से अगर सिंपली हम अभी हम वर्तमान में अगर बात करें तो मनी का डेफिनेशन हम लोग सिंपली यह कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी वस्तु जो एक्सचेंज के लिए जरूर यूज़ की जाए, एक्सचेंज अर्थात विनिमय के लिए यूज़ की जाए, मतलब जिसके बदले में हमारी इच्छा के अनुरूप कोई दूसरी वस्तु अगर हमें प्राप्त हो जाती है, किसी एक वस्तु को देकर दूसरी वस्तु को हम प्राप्त कर लेते हैं, तो वो जो वस्तु हमने जिसे दूसरी वस्तु को प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया है वो हमारे लिए मनी हो सकता है। उसी तरह से विपरीत अगर दूसरे पक्ष की ओर भी देखें तो उसने भी हमसे अगर कोई वस्तु देकर दूसरी कोई वस्तु प्राप्त की है तो वह वस्तु उसके लिए मनी हो सकती है। तो मैं समझता हूँ कि मनी को एक साधारण शब्दों में आप समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि मनी का जो इवोल्यूशन हुआ वो कैसे हुआ, मनी का डेफिनेशन क्या है, मनी कहाँ से आई है, इन चीज़ों की चर्चा करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि मनी, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो मनी क्या है। मनी हमारा एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है जो कि मोनेट है। मोनेट शब्द से यह मनी बना है और इसका मतलब है द ओरिजिन ऑफ मनी इज लॉस्ट। मतलब क्या है कि एक तरह से कह सकते हैं कि एक चीज़ जिसको हम लोग लॉस करते हैं, जिसको हम अपने पार्ट से खर्च करते हैं, किसी और को देते हैं, तो वैसी वस्तु को हम लोग कह सकते हैं कि वो मनी है। उसके अलावा इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हम लोग देख पा रहे हैं कि इसके कैरेक्टरिस्टिक में हंटिंग सोसाइटी, स्किन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स वेर यूज्ड एज मनी। तो मतलब पुराने उदाहरण दिए गए हैं कि कैसे जानवरों के चमड़ी के बदले हम लोग कुछ और प्राप्त कर लेते थे, जानवरों के बदले में कुछ और प्राप्त कर लेते थे। उसके अलावा अगर देखा जाए तो पोस्टल सोसाइटी यूज्ड लाइव स्टॉक्स भी दिख रहा है। एग्रीकल्चर सोसाइटी जो है, हम लोग ग्रेन का इस्तेमाल करते थे। तो इस तरह से द रोमन यूज्ड कैटल एंड साल्ट। रोमन लोग जो है जानवरों का, नमक का उपयोग करते थे। मतलब सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि हम लोग के पास जो वस्तु अधिकाधिक मात्रा में होती थी, अत्यधिक होती थी, और जिसका यूज़ हमारे लिए कम होता था, या फिर हमारी यूज़ से ज़्यादा जो वस्तु होती थी, तो उस वस्तु को हम लोग किसी दूसरे व्यक्ति को जिसकी
उसको आवश्यकता हो उसे प्रदान करके उसके बदले में अन्य वस्तु हम लोग प्राप्त कर लेते थे। तो ये जो चीज़ें हम लोग देख रहे हैं, लाइव स्टॉक्स के बदले में कुछ प्राप्त कर लेना, अनाज के बदले में कुछ प्राप्त कर लेना, जानवरों के बदले में कुछ प्राप्त कर लेना, नमक के बदले में कुछ प्राप्त कर लेना, तो ये सारी चीज़ें, ये जानवर, ये नमक, ये लाइव स्टॉक्स, ये अनाज, ये सारा का सारा मनी है। अब क्या है कि इस मनी में, ये सारा मनी के किस सिस्टम के अंतर्गत आता है? ये सारा मनी आता है बार्टर सिस्टम के अंतर्गत। अब इस बार्टर सिस्टम में एक परेशानी जो अभी हम लोग चर्चा किया वो ये था कि एक कैटल की वैल्यू कितने साल्ट के बराबर होगी, एक अनाज की वैल्यू किसी दूसरे वस्तु को जो हम प्राप्त करना चाह रहे हैं उसमें कितने के बराबर होगी। तो ये एक भारी कठिनाई थी, और इस कठिनाई को दूर करने के लिए आगे कई सारी नीतियों को लाया गया, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। और अभी वर्तमान में अगर हम लोग देखें तो हम लोग मनी का जो इवोल्यूशन हुआ वो, उसमें एक पॉइंट, छोटा सा पॉइंट सामने में आ रहा है स्क्रीन पे। वो यह कह रहा है कि मनी वाज डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स। मनी जो है ज़रूरत और रिक्वायरमेंट के आधार पर, जैसे जैसे हम लोग को ज़रूरत हुई उस तरह से मनी का स्वरूप बदलता गया, मनी का विकास हुआ, मुद्रा का विकास होता गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, मनी एम वाज टू रिमूव द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ द बार्टर सिस्टम। जैसा कि अभी मैंने चर्चा किया कि बार्टर सिस्टम में एक बहुत बड़ी कठिनाई थी। वो ये कठिनाई थी कि हम लोग किसी भी वस्तु के इंट्रिंसिक वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर पाते थे कि किस वस्तु के बराबर दूसरे वस्तु का मूल्य क्या होगा, एक बकरी के बराबर कितने मुर्गे की वैल्यू होगी। तो इस सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे पास क्या, एक शॉर्ट कमिंग्स को चेंज करने के लिए, बार्टर सिस्टम को ख़त्म करने के लिए जो है हमारा मनी का स्वरूप बदला। तो अब हम लोग जो नेक्स्ट पॉइंट है, मनी का स्वरूप कैसे बदला, उसको हम लोग देखते हैं। तो ये जो अब हम लोग हमारे स्क्रीन पे जो सामने दिख रहा है वह मनी का स्वरूप कैसे बदला। तो पहला जो कि आप देख रहे हैं, पहला हमारा पॉइंट है कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी जो कि बार्टर सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता था, एक वस्तु के बदले हम लोग दूसरी वस्तु दे रहे थे। उसके बाद जो दूसरा चीज़ आया वो मेटालिक मनी था। मेटालिक मनी में भी कुछ चीज़ें हैं जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे। मेटालिक मनी अभी भी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम आप सामने में देख रहे हैं कि मेटालिक मनी का इस्तेमाल आज भी हम लोग करते आ रहे हैं विभिन्न देशों में। हमारे देश में तो विशेष तौर पे मेटालिक मनी का उपयोग हो रहा है। उसके बाद जो अगला हमारे पास आया मेटालिक मनी के बाद, वो पेपर मनी था। पेपर मनी भी हम लोग अभी यूज़ में ले रहे हैं। एक और पॉइंट हमारे सामने आ रहा है क्रेडिट मनी। ये क्या है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। और उसके बाद एक और अभी जो रिसेंट चल रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक मनी, डिजिटल मनी वगैरह की चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग मेटालिक मनी की बात करें तो मेटालिक मनी में भी एक छोटा सा प्रॉब्लम शुरुआती दिनों में था। वर्तमान में ऐसा कोई परेशानी नहीं है। आपने एक उदाहरण देखा होगा कि एक व्यक्ति थे जो सिक्का खरीद कर लाते थे, या कई सारा ऐसा उदाहरण मिला होगा कि सिक्का यहाँ से खरीद कर, सिक्का यहाँ से ले गया और उसे पिघला कर और उस सिक्के को जो है खुले बाजार में बेच दिया गया। उस धातु को, जो धातु मुद्रा थी, उस धातु को हम लोग सिक्का को पिघला कर फिर से धातु को के रूप में लाकर और उसे मार्केट में बेच देते हैं। तो आखिर ये जो एक प्रॉब्लम था, वो एक्चुअल प्रॉब्लम क्या था? वो प्रॉब्लम यह था कि जो हम लोग मान लीजिए कि 1 रुपये का सिक्का इस्तेमाल कर रहे हैं और उस 1 रुपये के सिक्का में लगभग 2 रुपये के धातु इस्तेमाल हुई है। तो कोई भी व्यक्ति अगर उस सिक्के को पिघला कर बेचता है तो उस 1 रुपये के बदले में 2 रुपया प्राप्त कर लेता है। तो ये एक कठिनाई आई है। इसके कई सारे उदाहरण हमारे देश में, अन्य देशों में भी कई बार क्या है कि स्मगलिंग करके लोग यहाँ से मेटालिक मनी को ले जाते हैं और पिघला कर अन्य स्वरूपों में बदल कर उसे बेच देते हैं। तो ये एक परेशानी थी जिसको दूर करने के लिए एक चीज़ सामने लाई गई कि हम लोग किसी भी मेटालिक मनी का जो वैल्यू होगा उसको उसके इंट्रिंसिक वैल्यू से कम रखें, ताकि इस प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आए। और पेपर मनी जो कि आप देख ही रहे हैं, पेपर मनी को सिंपली अगर हम लोग कह सकते हैं तो पेपर मनी इज़ अ प्रोमिसिंग नोट। एक प्रोमिसिंग नोट है ये। मतलब कि आप अगर हम भारतीय मुद्रा की बात करें तो भारत में हम लोगों ने देखा है कि हर
एक नोट पर एक नीचे एक लाइन दिया जाता है, मैं धारक को इस 10 रुपये मूल्य अदा करने की का वचन देता हूँ, मैं धारक को 50 रुपये मूल्य देने का वचन देता हूँ। तो ये क्या है, पेपर मनी इज अ प्रोमिसिंग नोट, एक तरह का प्रॉमिस है। अब क्या है कि पेपर के मूल्य की बात करें और मेटालिक मनी के मूल्य की बात करें, तो पेपर में अगर हम 2000 के रुपए में एक कागज़ का टुकड़ा देखते हैं, और मेटालिक मनी में जो धातु को देखते हैं, तो हम लोग पाते हैं कि उस धातु का इंट्रिंसिक मूल्य कहीं ज़्यादा है इस पेपर मनी से। लेकिन क्या है कि इस पेपर मनी को हमने, हमारी सरकार ने उस वैल्यू को 2000, 500, 200, 100, जिस भी मूल्य का नोट है, उसे हम लोगों ने एक महत्व दिया है और उसे स्वीकार्यता प्रदान की है। तो स्वीकार्यता प्रदान करने का मतलब आप समझ गए कि कोई ऐसी वस्तु जिससे पूरा का पूरा समाज, पूरा का पूरा सिस्टम स्वीकार्यता प्रदान करता हो, वैसी वस्तु को हम लोग मनी कह सकते हैं। या फिर मनी का एक कैरेक्टरिस्टिक यह भी होता है कि हम लोग किसी भी पेपर के टुकड़े को तो मनी मानते नहीं, किसी भी ऐसे पेपर के टुकड़े को जिसको पूरा का पूरा समाज स्वीकार्यता प्रदान करता है, हमारी सरकार स्वीकार्यता प्रदान करती है, तो उस प्रकार के का जो कागज़ का टुकड़ा है वो पेपर मनी होगा, उस प्रकार का जो प्रॉमिसिंग नोट है वो पेपर मनी होगा। उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है वो है क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी में आप देख सकते हैं, इट्स ऑल्सो अ टाइप ऑफ पेपर मनी ही है बिल्कुल। लेकिन इसका उदाहरण अगर हम लोग बात करें, तो इसका उदाहरण है चेकबुक बोल सकते हैं, किसी भी प्रकार का बिल बोल सकते हैं, किसी प्रकार का हुंडी हमारे समाज में इस्तेमाल किया जाता रहा है, वो हुंडी बोल सकते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज बोल सकते हैं। तो इस तरह की कई सारी चीज़ें हैं जो क्रेडिट मनी के रूप में इस्तेमाल की जाती रही हैं। और जो हमारा पांचवा पॉइंट है वो है इलेक्ट्रॉनिक मनी। इलेक्ट्रॉनिक मनी अभी वर्तमान में हम सभी लोग अलग अलग कंपनियों का एक वॉलेट इस्तेमाल करते हैं मोबाइल में, जिसे आप कह सकते हैं पेटीएम, पे फ़ोन, गूगल पे, अलग अलग माध्यमों से हम लोग एक दूसरे को पैसा देते हैं, जिसके अगेंस्ट में हमारे पास एक मैसेज आता है कि आपको इतना पैसा, इतना रुपया प्राप्त हो गया, इतना पैसा प्राप्त हो गया, और हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास इतना पैसा प्राप्त हो गया। और इस इलेक्ट्रॉनिक मनी को ज़िंदा रखने के लिए इसके पीछे एक बड़ा सिस्टम काम करता है, यूपीआई, जो कि हमारे देश का एक बेहतरीन आविष्कार है, जो दुनिया में सबसे बेहतर माना जा रहा है करेंसी के फॉर्म में। तो ये यूपीआई काम करती है, इस यूपीआई के पीछे एनपीसीआई काम करती है, रिजर्व बैंक काम करती है, डिफरेंट बैंकिंग सोर्सेज काम करते हैं। और कहीं ना कहीं इस इलेक्ट्रॉनिक मनी के लिए जो हम लोग रिजर्व कर ट्रांसफ़र करते हैं, उतना पैसा कहीं ना कहीं सरकार उसके लिए रखती है। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक मनी है। इस इलेक्ट्रॉनिक मनी की बात अगर करें, तो इसमें अभी कई सारी चीज़ें आपको सामने में आएंगी, जैसे क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मनी। हम लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इस तरह के डिफरेंट कार्ड्स की बात करें, तो दिज आर ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मनी। और यह भी एक इलेक्ट्रॉनिक मतलब एक, ये जो प्लास्टिक मनी है उसे भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मनी में काउंट करते हैं। तो इस प्रकार आप समझ गए कि किस प्रकार से कमोडिटी मनी, मेटालिक मनी, पेपर मनी, क्रेडिट मनी और इलेक्ट्रॉनिक मनी हमारे सामने में इसके विभिन्न स्टेजेस जो है इस इवोल्यूशन ऑफ मनी के तहत है। मेटालिक मनी के पीछे अगर हम लोग चर्चा करें और कमोडिटी मनी के बीच में, तो एक और शायद एक बिंदु छूट गया है। हम लोग अगर जाएं तो राजवंशों के टाइम में मेटल की उपयोगिता जब बहुत कम थी, तो उस बीच में हम लोग मिट्टी के भी कॉइन्स बनाते थे, जिसे कुम्हार के द्वारा बनाया जाता था, और अलग अलग उस पर स्वरूप अंकित किए जाते थे, और उस स्वरूप के आधार पर अलग अलग देवी देवताओं के स्वरूप थे, वृक्ष के स्वरूप थे, वगैरह वगैरह। इस प्रकार के अलग अलग उन दिनों के हिसाब से स्वरूप थे, और उस स्वरूपों के आधार पर उसकी अपनी एक वैल्यू हुआ करती थी। तो निश्चित रूप से हम लोग कह सकते हैं कि बीच में कमोडिटी मनी और मेटेलिक मनी के बीच में भी एक मनी का स्वरूप आया था, जो कि लॉन्ग लास्टिंग नहीं था, क्योंकि उसके ऊपर मॉनिटरिंग नहीं थे किसी की। तो कमोडिटी मनी के बाद वो आया, वो भी एक प्रकार का कमोडिटी था, वो क्रिएट किया जा सकता था इजली, हर कोई क्रिएट कर सकता था। इस कारण से हम लोग उसे कन्वर्ट किए मेटालिक मनी के रूप में। मेटालिक मनी में भी हम लोगों ने देखा कि मेटालिक मनी, जो लोग भी लोहार, सुनार
वगैरह इस तरह के जो लोग हैं वो मेटालिक मनी क्रिएट कर सकते थे। तो वहाँ मॉनेटरिंग का एक मसला आया, तो उसके बाद जो है एक सिस्टम चला कि मेटल तो होगा ही, मेटल कुछ भी हो सकता है, पेपर तो होगा ही, लेकिन उसकी एक मॉनिटरिंग के लिए एक व्यवस्था होगी जिससे कि उसके इंट्रिंसिक वैल्यू को मेंटेन किया जाएगा कि आखिर यह धातु है, इतना धातु है, इस धातु पर यह मोहर लगी हुई है, ये सिंबल है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। और जिस वैल्यू को डिसाइड किया जाएगा हमारी सरकार की तरफ से, आरबीआई की तरफ से, और या फिर अन्य जो भी फाइनेंशियल लीडर्स हैं उनके द्वारा, तो उसकी स्वीकार्यता सारा का सारा समाज प्रदान करेगा। तो ये हमारे डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मनी था। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उसकी चर्चा हम लोग करेंगे, वो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कमोडिटी मनी को फिर से एक बार यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया जा रहा है। तो इस पे तो हम लोग काफ़ी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार इसे सिंपली पढ़ लिया जाए। व्हेन डिफरेंट कमोडिटीज़ आर यूज्ड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो ये कमोडिटी मनी जिसे बार्टर सिस्टम के नाम से भी हम लोग जानते थे, काउ गोट्स एक्सेस ड्राइड फिश एक्सेट्रा वैज यूज्ड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो ये विनिमय प्रणाली जो थी, वस्तु विनिमय प्रणाली में हम लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं, इसे बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है, जो कमोडिटी मनी में जो प्रॉब्लम्स थे, इसकी भी चर्चा हम लोग कर सकते हैं, लेकिन एक बार फिर से अगर हम लोग इसको रिवाइज कर ले, तो हम लोग देखते हैं कि कमोडिटी मनी हैड अ डिफरेंट प्रॉब्लम लाइक स्टोरिंग प्रॉब्लम। इसको स्टोर नहीं कर सकते थे क्योंकि ये लाइव स्टॉक भी हो सकता था। अगर हम अनाज की बात करें तो इसके ये बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकता था, तो ड्यूरेबिलिटी की भी एक प्रॉब्लम थी। दूसरा, इसका ट्रांसपोर्टेशन का भी प्रॉब्लम था। अभी हम लाखों रुपए अपने जेब में रख सकते हैं, लेकिन अगर हमें लाखों रुपए की बकरी पहुंचानी हो, तो लाखों रुपए का गाय पहुंचाना हो, लाखों रुपए का अनाज पर पहुंचाना हो, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, जिस कारण से कमोडिटी मनी को धीरे धीरे का नया स्वरूप खोजने की आवश्यकता हुई। दूसरा है डिविजिबिलिटी का प्रॉब्लम था। अभी हम लोग 1000 का, 500, 500 का, 200 अलग अलग छोटे छोटे इकाइयों में उसे बांट सकते हैं, तो वहाँ उसे बांटना बड़ा मुश्किल था। एक गाय के बदले आपको एक मुर्गे की आवश्यकता अगर है, लेकिन आप एक गाय के बदले एक मुर्गे तो नहीं लेंगे, आपको 20 मुर्गे चाहिए। तो उस स्थिति में आपको अपनी आवश्यकता से अधिक चीज़ों को लेना पड़ जाता था। तो ये जो प्रॉब्लम है, एक बड़ा प्रॉब्लम था, डिविजिबिलिटी का प्रॉब्लम, जो कहीं ना कहीं बार्टर सिस्टम को, कमोडिटी मनी को तोड़ने के लिए, या फिर इसके इसके लिए बदले में एक नई खोज करने के लिए हमारे समाज को प्रेरित कर रहा था। अब ये नई खोज जो हम लोग आगे पीछे भी इंट्रोडक्शन में चर्चा कर चुके हैं, अब हम लोग उसकी चर्चा करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने कहा कि कमोडिटी मनी मनी के बाद जो अगला स्वरूप आया वो मेटालिक मनी का था। तो मेटालिक मनी में जैसा कि अभी हमने चर्चा भी किया था कि इसमें क्या था कि मेटालिक मनी के इंट्रिंसिक वैल्यू को लेकर आज तक हमारे समाज में कुछ चीज़ें होती रही हैं। कोई सिक्का लाता है, पिघला कर उसे बेच देता है, सिक्के की वैल्यू से ज़्यादा उसे पिघला कर जो प्राप्त धातु होता है उसमें ज़्यादा ज़्यादा बड़ा मूल्य मिल पाता है। खैर, हम लोग इसको देख लें। मेटालिक मनी कंसिस्ट ऑफ coins made up of gold, silver, copper, nickel and as a mode of payment। तो हम लोगों ने देखा है कि जैसा कि धातु मुद्रा पे पहले ही मैंने कहा कि जो स्वर्णकार थे, जो लोहार थे, इन सबों के द्वारा निर्मित किया जाता था। तो जाहिर सी बात है कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, निकल, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता रहा है। और ये जो आप देख रहे हैं, एक तरफ आपको ये एक क्वाइन दिख रहा है, जिस क्वाइन पे एक अजीब सी चित्र उकेरी गई है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि ये एक स्वर्ण मुद्रा और स्वर्ण के सोने के बिस्किट्स हैं। तो कहीं ना कहीं इस दोनों का जो एक बड़ा डिफरेंस था, इसी डिफरेंस को मेटालिक मनी ने अब स्वीकार्यता प्रदान की है कि ये जो किसी सुनार के द्वारा या किसी भी पुराने व्यक्ति के द्वारा बनाया गया, इसमें कितनी मात्रा है धातु की, कितना बड़ा आकार है, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, वो डिफाइन नहीं हो पा रही थी, जिसको फिर बाद में इन लोगों ने डिफाइन किया कि एक सिक्का अगर होगा, 10 रुपये का सिक्का होगा, तो 10 रुपये में कितनी धातु की आवश्यकता होगी, कितना धातु हम लोग को इस्तेमाल करना है। तो सिंपली मेटालिक मनी, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। हम लोग इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो हम लोग पाते हैं कि ये जो मेटल्स है, वो मेटालिक मनी में दो प्रकार के मेटल हम लोग देख रहे हैं। एक तो अनक्वाइंड मनी है
दूसरा क्वाइंड मेटल है। तो अनक्वाइंड मेटल्स क्या है, क्वाइंड मेटल्स क्या है, तो जैसा कि हम लोग देख चुके हैं कि बार्टर सिस्टम में भी हम लोगों ने देखा था विभिन्न वस्तुओं का प्रयोग करते थे। तो ये जो विभिन्न वस्तुओं का प्रयोग करते थे, तो उसका स्वरूप कुछ भी हो सकता था। सोने का चेन हो सकता था, एक कड़ा हो सकता था, किसी देवता की मूर्ति हो सकती थी, किसी जानवर की तस्वीर हो सकती थी। तो इस तरह से विभिन्न चीज़ें मेटल्स के द्वारा बनाई जा रही थी और उन सारी चीज़ों का क्वाइन के रूप में, मेटल मनी के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। और यहाँ भी फिर वही मुश्किलात आ रही थी कि इसका वैल्यू क्या होगा, इसकी वैल्यू को कैसे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो इन इन चीज़ों को, अनक्वाइंड मेटल्स को बाद में जो है क्वाइंड मेटल में कन्वर्ट किया गया। फिर इसके पहले हम लोग एक बार इसको फिर से ध्यान देंगे। मेटल्स वेर नॉट यूज्ड एज अ क्वाइन बट एज अ बुलिन। आप देख रहे हैं कि मेटल जो है एक बुलिन के रूप में, मतलब मेटल के किसी भी वस्तु के रूप में प्रयोग किया जा रहा था। दिस क्रिएटेड द प्रॉब्लम ऑफ मेजरिंग एंड वेट एंड वैल्यू। आप देख रहे हैं कि यहाँ क्या हो रहा था कि इसका मेजरमेंट, एक्चुअल वैल्यू क्या होगा, उसका मेजरमेंट क्या होगा, ये एक कठिनाई आ रही थी। सप्लाई ऑफ मनी ऑल्सो बिकम अ प्रॉब्लम व्हेन द माइंस वेर फुली यूज्ड अप और न्यू माइंस वेर डिस्कवर्ड। हम लोग एक चीज़ तो जानते ही हैं, कह सकते हैं रेयर इज़ ब्यूटी। जो चीज़ें नहीं मिलती है उसका महत्व बहुत अधिक होता है, और अचानक से जब कोई चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसका महत्व कम हो जाता है। तो वैसी स्थिति में जो है अलग अलग माइंस जब कम थे तो उसी चीज़ का वैल्यू बहुत ज़्यादा था। फिर नए नए माइंस डिस्कवर हुए तो उसकी वैल्यू बढ़ती चली गई। इस यह भी एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी अनक्वाइंड मेटल्स की। इस चीज़ को हम लोग आगे इकोनॉमिक्स में डिमांड और सप्लाई के रूप में आगे पढ़ेंगे। क्या कैसे इफ़ेक्ट करता है किसी भी चीज़ का डिमांड मार्केट को, कैसे इफ़ेक्ट करता है किसी भी चीज़ का सप्लाई मार्केट को। तो इन चीज़ों की चर्चा हम लोग आगे करने वाले हैं। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमारा अनक्वाइंड मेटल्स था। अनक्वाइंड मेटल्स के बाद हम लोग क्वाइंड मेटल्स की बात करेंगे। तो क्वाइंड मेटल्स जो वर्तमान स्वरूप में आपके सामने है, अनक्वाइंड मेटल का जो नेक्स्ट स्टेप था क्वाइंड मेटल के रूप में आया। एक स्टैंडर्ड क्वाइन था, इसका एक स्टैंडर्ड शेप साइज था, इसकी वेट एंड वैल्यू स्टैंडर्ड थी। मतलब ये एक डिफाइन करता था कि इसका वेट क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, तो उससे इसका इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगा, इसको किसी भी किसी एक वस्तु के लिए कितने क्वाइंस को हम लोग पे करेंगे तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है, प्रॉब्लम ऑफ अनक्वाइंड मेटल्स डिजॉल्व बाय द यूज ऑफ क्वाइंड मेटल्स। जाहिर सा बात है कि जैसे ही क्वाइंड मेटल आया हमारे मार्केट में, अनक्वाइंड मेटल जो है वो डिजॉल्व हो गया, वो समाप्त हो गई। तो जाहिर सा बात है कि हम लोग जो है लगातार एक चरण आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम लोगों ने बार्टर सिस्टम को ख़त्म किया, उसकी कुछ कमियां थी, खामियां थी। तो उसके बाद हम लोग मेटल क्वाइंड पे आए। मेटल में भी हमारे पास दो मनी था, मेटल मनी और क्वाइंड मनी और अनक्वाइंड मनी। तो अनक्वाइंड मनी की अपनी खामियां थी, उस खामियों को दूर करते हुए अब हम लोग आ चुके हैं क्वाइंड मनी की। तो क्वाइंड मनी को देखने के बाद अब हम लोग जो हम अगले विषय की चर्चा करने जा रहे हैं वो हमारा है मेटालिक मनी। ये देख चुके हैं। एक क्या है, फुली बर्डिड है। फुली बर्डिड का मतलब हो गया फुली बर्डिड विच हुज फेस वैल्यू इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ मेटल कंटेंट इन इट। जैसा अभी मैंने कहा कि अगर 10 रुपये का हम लोग सिक्का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें जो धातु इस्तेमाल की गई है वो भी 10 रुपये के बराबर ही होगी। उसमें 9 रुपये का धातु नहीं होगा, उसमें 11 रुपये का धातु नहीं होगा। तो ये एक चीज़ थी। और दूसरा जो हमारे पास था वो था मेटलिक मनी में, वो था टोकन मनी। तो टोकन मनी क्या था कि इसका जो फेस वैल्यू था वो हायर देन इंट्रिंसिक वैल्यू था। मतलब इसमें जो धातु इस्तेमाल की गई है, इसमें अगर हम लोग कहें कि 10 रुपये की धातु इस्तेमाल की गई है, किंतु इसका वैल्यू 100 रुपये भी हो सकता है। तो ये टोकन मनी और फुली बर्डीड मनी में एक डिफरेंस था। लेकिन इस दोनों में अगर कमियों की बात की जाए, कुछ खामियों की बात की जाए, तो आप कह सकते हैं जैसे अगर हमने आज के डेट में 10 रुपये का एक सिक्का लिया और 10 रुपये का धातु उसमें इस्तेमाल किया और किसी कारण से कल उस धातु का मूल्य बढ़ जाता है या घट जाता है, उस स्थिति में ये फुली बॉडीड वाला कॉन्सेप्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है। इस कारण से हम लोगों ने फुली बॉडीड को हटाकर लाया टोकन मनी। टोकन मनी में क्या था कि इसमें इस बात की कोई
आवश्यकता नहीं थी कि इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, इसमें कितने का मेटल उपयोग किया गया है। ये एक सिंबॉलिक था कि इस पर हमने 10 रुपया लिखा है, मतलब ये 10 रुपया, हमने इस पर 50 रुपये लिखे हैं तो 50 रुपया। तो ये एक था। अब इसमें एक परेशानी जो हमने कहा कि इसका मूल्य जो है वो टोकन मनी में हमेशा अब ध्यान रखा जाता है कि टोकन मनी का मूल्य हमेशा उसमें इस्तेमाल की जाने वाली धातु से अधिक होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। अगर कम होगा तो फिर हम लोग उस धातु को पिघलाकर अन्य स्वरूपों में बेचने लगेंगे। इस कारण से आप देख रहे हैं इट्स फेस वैल्यू इज ऑलवेज हायर देन इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू, यह मेंशन किया गया है। चलिए, मेटालिक मनी के इस चरण को पार करते हुए अब हम लोग जो आगे बढ़ते हैं वो हमारा तीसरा चरण है पेपर मनी। पेपर मनी अभी हमारे समाज में, हमारे देश में, दुनिया में सबसे अधिक चलन में है। हर देश का अपना 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 मुद्रा है, अपनी अपनी करेंसी है, और हर करेंसी का अपना अपना स्वीकार्यता है। इवन हर करेंसी को एक दूसरे देश में भी स्वीकार्यता है, कुछ एक्सचेंज रूल्स को और उसके इंट्रिंसिक वैल्यू को कैलकुलेट करते हुए। अब पेपर मनी की चर्चा हम लोग जो कर रहे हैं उसमें भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ कमियां हो सकती हैं, कुछ खामियां हो सकती हैं, कुछ अच्छाइयां हो सकती हैं, तो उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। पहला है व्हेन पेपर करेंसी वाज इंट्रोड्यूस्ड एज अ मोड ऑफ पेमेंट। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे कि मोड ऑफ पेमेंट के लिए कब इंट्रोड्यूस किया गया, कब पेपर मुद्रा की शुरुआत हुई। दूसरा हम लोग जानेंगे वो है ये ओरिजिनेटेड एज अ रिसिप्ट इशूड बाय गोल्ड स्मिथ। इसे किसी सरकार ने शुरू नहीं किया था। इसे, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि स्वर्ण मुद्रा और चांदी की मुद्रा, विभिन्न धातु की मुद्रा, इस पर गोल्ड स्मिथ्स का ही परचम था, वही बनाते थे। तो जाहिर सी बात है उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने कहा कि चलो ठीक है, मैं एक प्रॉमिसिंग नोट दूंगा, जेवर मेरे ही पास रहेगा, उसके बदले मैं एक मेंशन करके देता हूँ कि ये 100 रुपया का ये मूल्य है, ये आप जब भी लेके आएंगे तो 100 रुपये की धातु आपको प्राप्त हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं इसे गोल्ड स्मिथ के द्वारा ही ओरिजिनेट किया गया। और ये जो आप अक्सर सुनते हैं कि मान लीजिए कि अगर पूरे देश में, दुनिया में इस चीज़ का बहिष्कार हो जाए कि भाई इस कागज़ के टुकड़े को मैं नहीं मानूंगा, ये 2000 मूल्य के कागज़ को के टुकड़े को हम नहीं मानेंगे, तो उस स्थिति में हमारी सरकार, हमारा पहले की बात करें, पूर्व की बात करें, तो उस स्थिति में गोल्ड स्मिथ क्या करेगा, ठीक है भाई, मैं इसके बदले में तुम्हें इतना गोल्ड दे देता हूँ। तो कहीं ना कहीं जितना करेंसी इशू हुआ करता था उसके अगेंस्ट उतना गोल्ड कहीं स्टॉक में रखा जाता था, और उसके बदले में एक प्रॉमिसिंग नोट के रूप में पेपर मनी दी जाती थी कि इस पेपर मनी को किसी के पास ले जाओगे, वो उसके बदले में गोल्ड तुम्हें मिल जाएगा। इसकी स्वीकार्यता सब जगह है, क्योंकि ये एक स्वरूप है, ये एक्चुअली गोल्ड है, इसके अगेंस्ट में एक कहीं ना कहीं गोल्ड रखा हुआ है। जैसा कि अभी अगर हम लोग देखें तो हम लोग कमोडिटी मार्केट में शेयर्स में कंपनी को खरीदते हैं, तो कंपनी के को खरीदने के टाइम में हम मुझे क्या मिलता है, एक बॉन्ड पेपर मिलता है। तो ये बॉन्ड पेपर यह दर्शाता है कि आप उस कंपनी के कुछ स्टॉक्स के, कुछ एसेट्स के मालिक हो। बिल्कुल उसी प्रकार से यह एक प्रॉमिसिंग नोट था जो बताता था कि आपके पास जितने का भी प्रॉमिसिंग नोट पड़ा है, जितने का पेपर मनी पड़ा है, उसके अगेंस्ट में उतना गोल्ड कहीं रिजर्व रखा हुआ है, उसे आप कभी भी कन्वर्ट करा सकते हैं। और इस कारण से पेपर मनी की स्वीकार्यता जो है धीरे धीरे हमारे समाज में बढ़ी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दीज रिसिप्ट्स वेर देन लेटर ऑन यूज्ड फॉर पेमेंट्स। अब क्या हुआ कि अभी तक तो गोल्ड स्मिथ से किसी व्यक्ति को, और फिर आप गोल्ड में कन्वर्ट करने के लिए आप गोल्ड स्मिथ के पास जाते थे, लेकिन ये धीरे धीरे हमारे मार्केट में सोशल होता चला गया, हर कोई इसको स्वीकार करने लगा। नेक्स्ट है, डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ रिसिप्ट वाज बिकमिंग अ प्रॉब्लम। ये एक हमारे पास आ गया कि रिसिप्ट्स का वैल्यू जो था वो एक प्रॉब्लम बनने लगा। एक प्रॉब्लम बनने लगा कि आप जो रिसिप्ट दे रहे हैं एग्जैक्टली उसके अगेंस्ट में उतना गोल्ड मेंशन है या नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए पेपर मनी फिर आगे एक चरण आगे बढ़ती है, और जो अगला स्वरूप होता है उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। अगला स्वरूप है पेपर मनी को किस प्रकार से हम लोगों ने चर्चा किया। तो ये है, रेफर्स इन द नोट्स इशूड बाय द स्टेट और बाय द बैंक, यूजुअली बाय द सेंट्रल बैंक। तो अब क्या है कि ये
इस पेपर मनी को जो हमारे गोल्ड स्मिथ थे, सुनार थे, क्योंकि सुनार बहुतायत संख्या में थे, बहुत बड़ी संख्या में थे। किसी के गोल्ड का प्रकार कुछ और था, किसी के गोल्ड का आकार, क्वांटिटी, क्वालिटी, और उसके अगेंस्ट में जो प्रोमिसिंग नोट, जो पेपर मनी दी जाती थी, उसके वैल्यू में डिफरेंसेस थे। तो इस सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए क्या किया गया कि अब ये पेपर नोट जो है वो गोल्ड स्मिथ के द्वारा रेफर नहीं करके किसी स्टेट के द्वारा, किसी गवर्नमेंट के द्वारा, और विशेष तौर पे जो सेंट्रल बैंक है, जो जिसे हम लोग अपने देश में आरबीआई के नाम से जानते हैं, उनके द्वारा इशू किया जाएगा, और उनका एकाधिकार होगा इस पेपर मनी को इशू करने के लिए। और उसकी स्वीकार्यता होगी पूरे देश में, देश के बाहर में भी एक्सचेंज किया जा सकेगा। ऐसी कई सारी चीज़ें उस प्रॉमिसिंग नोट पे मेंशन की गई, सरकार ने उसे स्वीकार्यता प्रदान की। और पूरे के पूरे, जिसे पूरे जियोग्राफिकल एरिया में अगर देखें पूरी दुनिया में, तो उस नोट की जो वैल्यू होगी, 10 रुपये की वैल्यू जो बिहार में होगी, जो दिल्ली में होगी, जो आंध्रा में होगी, जो केरला में होगी, वो बराबर होगी। 10 रुपये का मतलब 10 रुपये होगा। तो इस तरह से उसकी एक कॉमन मॉनिटरिंग आई, जिसे स्टेट ने कंटिन्यू किया, हमारे देश ने कंटिन्यू किया, सेंट्रल बैंक्स ने कंटिन्यू किया। अब जो अगला पॉइंट है, पेपर मनी कैन बी रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी। दूसरा पॉइंट है कन्वर्टेबल पेपर मनी। तीसरा पॉइंट है फेट पेपर मनी। ये एक बड़ा पॉइंट है जिसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। इसके लिए हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे। वीडियो ऐसे ही काफ़ी लंबा होता जा रहा है। हम लोग आगे अब इस वीडियो को ख़त्म करें ताकि आप लोग भी बहुत ज़्यादा बोर नहीं हो जाए। तो एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं, बाकी इसका वीडियो अलग से बनेगा। रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी को डिफाइन अगर करने की बात करते हैं तो इट इज़ दैट मनी विच इज़ फुल्ली बैक्ड बाय इक्विवेलेंट मेटेलिक रिजर्व। मतलब जैसा कि मैंने बताया कि गोल्ड स्मिथ क्या करते थे कि आपको एक पेपर मनी देते थे और उसके अगेंस्ट में उतना मेटेलिक रिजर्व रखते थे, उसके अगेंस्ट में उतना गोल्ड रखते थे। तो ये रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी था। अब दूसरा अगर हम लोग बात करें तो कन्वर्टेबल पेपर मनी विच इज़ कन्वर्टेबल इनटू क्वाइंस ऑन डिमांड। मतलब जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको हम लोग जब चाहे तब उसको फिर से मेटल में कन्वर्ट कर सके, तो वो एक क्या था, वो कन्वर्टेबल मनी था। तो इसे भी हमें लगता है कि आप समझ गए होंगे। तीसरा जो पॉइंट है फेक पेपर मनी विच इज़ नॉट रिडीमेबल or convertible into gold or silver on demand. It is accepted because it is declared legal tender by the issuing authority and the general acceptance as a medium of exchange. The intrinsic value of fiat money is nil. ये जो आप देख रहे हैं अभी वर्तमान में हम लोग इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब इसे सरकार ने स्वीकार्यता प्रदान की है, हमारे समाज ने भी इसे स्वीकार्यता प्रदान की है, और इससे आप कहीं कन्वर्ट करने की बात नहीं करते हैं। इसकी कोई ऐसी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है कि आप उसके अगेंस्ट में गोल्ड खरीद सकते हैं या गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। खरीद तो सकते हैं, बिल्कुल आप स्वतंत्र है, लेकिन वहाँ गोल्ड की वैल्यू के हिसाब से आपको पेपर मनी प्रेजेंट करना पड़ेगा। पेपर मनी के वैल्यू के हिसाब से आपको गोल्ड नहीं मिलेगा। तो एकदम इजी है। आप देख सकते हैं कि पहला चीज़ क्या है कि आपको गोल्ड सिल्वर आप डिमांड पे नहीं प्राप्त करेंगे। दूसरा है ये एक लीगल टेंडर के रूप में इशूइंग अथॉरिटी के द्वारा दिया गया। मतलब ये एक लीगल टेंडर है जिसे हमारी सरकार ने दी है, और इसके अगेंस्ट में आप हर वो भौतिक वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। उस भौतिक वस्तु के मूल्य के बराबर आपको पेपर मनी पे करना होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है। हमारा जो अगला पॉइंट है पेपर मनी के बाद की बात अगर हम लोग करें तो क्रेडिट मनी। तो क्रेडिट मनी को आप सिंपली अगर हम लोग बात करें, इट्स आल्सो अ टाइप ऑफ प्रॉमिसिंग, ये प्रॉमिसिंग नोट ही है, एक लीगल टेंडर भी बोल सकते हैं। और इसे हम लोग जो उदाहरण के तौर पे देखें तो हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हैं, जैसे हम लोग किसी को चेक देते हैं। तो चेक क्या है? चेक एक क्रेडिट मनी है जिस चेक को अगर कोई बैंक में लेकर जाता है तो उसके अगेंस्ट में वो बैंक उसे उतना पैसा दे देता है। उसके अलावा इसका उदाहरण बिल ऑफ एक्सचेंज हो सकता है। बिल ऑफ एक्सचेंज को भी अगर हम लोग एक दूसरे से भेज सकते हैं, एक दूसरे से उसके बदले में कुछ प्राप्त कर सकते हैं, उसके बदले में पैसा प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा और भी उदाहरण हो सकता है जो डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड्स हैं, एनएससीज हैं, केवीपी है, ये सारी चीज़ें जो हम लोग स्टोर करते हैं, फिक्स डिपॉजिट्स है।
तो वो क्या है, वो एक सिंपल एक डॉक्यूमेंट है हमारे पास, एक पेपर का टुकड़ा है जिसे आप भविष्य में कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, या उसके अगेंस्ट में आप पैसा वापस प्राप्त कर सकते हैं। और जब तक इन चीज़ों को डेवलप किया जा रहा है, तो इस ये एक चीज़ है, मतलब सिंपली अगर कह सकते हैं पेपर मनी से ये बहुत अलग नहीं है। ये पेपर मनी ही है, बस इसका स्वरूप अलग है कि पेपर मनी में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास डिफाइन किया हुआ है कि ये 10 रुपये का नोट, ये 5 रुपये का नोट, अधिकतम 2000 रुपये का नोट, इससे ऊपर कुछ नहीं है। लेकिन ये एक अगर चेक की बात करें, तो ये एफडी की बात करें, बिल ऑफ एक्सचेंज, तो इसमें आप 1 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, और इसकी संख्या कितनी भी बड़ी हो सकती है। तो ये क्रेडिट मनी अब क्या है, इसके अगेंस्ट में आपके पास पैसा पड़ा हुआ होता है, जो अगर अगला मिले तो उसको उतनी मात्रा में दी जा सकती है। तो ये क्रेडिट मनी है जो डिफाइन कर सकता है, और इसका ये अनलिमिटेड वैल्यू हो सकता है, जो जो आपके कैपेसिटी पर डिपेंड करता है कि आपके बैंकों में कितना पैसा पड़ा है। क्रेडिट मनी में आगे हम लोग उदाहरण के तौर पे देखें तो इंक्लूड्स बैंक मनी। क्रेडिट मनी में जैसा कि हमने बताया कि चेक के द्वारा आप अगर आप किसी को करते हैं तो निश्चित रूप से बैंक के मनी को ये इंक्लूड करता है, जो कि सैकड़ों करोड़ में हो सकती है। इसके एग्जांपल जो है चेक ड्राफ्ट्स हो सकते हैं, कन्वीनियंट है, सेफ है, इजली कन्वर्टेबल इनटू कैश है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और बिल्कुल आप सिंपल ऐसे समझ सकते हैं, किसी को अगर 10 लाख रुपये 50 लाख रुपये पे करना हो, तो जैसा कि हम लोग कमोडिटी मनी में देख रहे थे, बार्टर सिस्टम में देख रहे थे, तो हमारे लिए कैरी करना मुश्किल हो जा रहा था। तो उस स्थिति में हम लोगों ने उसे धातु मुद्रा में, पेपर नोट में कन्वर्ट किया, और उससे भी ईजी वे हम लोगों ने इसे अभी चेक के रूप में जो है किसी भी बड़ी राशि को कहीं भी इजीली जो है कन्वर्ट करा सकते हैं, कहीं ले जा सकते हैं, इजीली ट्रांसपोर्टेबल है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इट इज़ लाइक नियर मनी, जैसा मैंने कहा ही है कि ये बिल्कुल जैसा मनी है, बिल्कुल ऑलमोस्ट वही चीज़ें हैं। बस इसमें थोड़ा सा एक फ़र्क ये है कि आपके पास अगर नोट है, मतलब वो आपका 100 रुपया का है। यहाँ आप अगर कोई चेक किसी को दे रहे हैं, तो उस चेक के अगेंस्ट में आपके बैंक में, आपके खाते में उतना पैसा पड़ा हुआ होना चाहिए। आप बिल ऑफ एक्सचेंज किसी दे रहे हैं तो उसके लिए उतना स्टॉक आपके पास पड़ा हो, मतलब इसके लिए आपका एक और बैकअप होना चाहिए आपके बैंक में, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो सबसे एडवांस रूप है इलेक्ट्रॉनिक मनी, हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मनी के भी स्वरूप बदलते जा रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक मनी में अगर हम लोग बात करें, तो पहले तो आप देख रहे हैं, ये एक सामने जो तस्वीर दिख रही है वो है वीज़ा, मास्टर कार्ड, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स, दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक मनी। इसके अलावा भी अगर हम लोग बात करें, तो हम देख रहे हैं हमारे यहाँ क्रिप्टो करेंसी, अलग अलग करेंसी, अलग अलग डिजिटल मनी। दूसरा अगर हम लोग देखें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉलेट्स भी काम कर रहे हैं, जिसमें पेटीएम पे, फ़ोन, गूगल पे, भारत पे, भीम, इस तरह के सरकार ने कई सारे ऐप्स बना रखे हैं, जिसके थ्रू आप फिज़िकली किसी को पैसा नहीं देते हैं, लेकिन उसको इलेक्ट्रॉनिकली उसके पास मैसेज प्राप्त होता है कि उसे इतने रुपए प्राप्त हो गया है, आपने इतने रुपए दे दिए हैं। तो फिज़िकली ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इस तरह का जो फॉर्म है, जहाँ फिज़िकली कुछ आ नहीं रहा है, कोई नोट नहीं आ रहा है, कोई मेटल मनी नहीं आ रहा है, कोई चेक नहीं आ रहा है, तो ये सारा जो उदाहरण हो सकता है वो इलेक्ट्रॉनिक मनी का उदाहरण हो सकता है। अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मनी की बात करें, तो यहाँ आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑल्सो नोन एज ई मनी, इलेक्ट्रॉनिक कैश, इलेक्ट्रॉनिक करेंसी, डिजिटल मनी, डिजिटल कैश और डिजिटल करेंसी refers to money or script which is exchanged only electronically. Typically, this involves use of computer network, the internet, and digital stored value system. जैसा कि आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मनी को हम लोग ई मनी के रूप में भी जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कैश कह सकते हैं, करेंसी बोल सकते हैं, डिजिटल मनी बोल सकते हैं, डिजिटल कैश बोल सकते हैं, और इस सब चीज़ों को हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक छोटे से मैसेज के थ्रू आपको पता चलता है कि आपके पास पैसा आ जाता है, और आप उसको स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ मेरे पास और पैसा आ जाता है, और कहीं ना कहीं ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में कन्वर्टेबल है, इसे आप पेपर मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए इसकी स्वीकार्यता है। किंतु यहाँ एक जो आप देख रहे हैं ई मनी,
इसे हमारे सरकार ने अभी पायलट बेसिस पे लाया है ई रुपया के तौर पर। और यहाँ क्या होगा कि अब तक जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मनी इस्तेमाल कर रहे थे, जितना भी मनी इस्तेमाल कर रहे थे, उसके अगेंस्ट में उतना पेपर नोट कहीं ना कहीं किसी बैंक में, किसी केंद्रीय बैंक में या किसी स्थानीय बैंक में पड़ा हुआ था, जिसे हम जब चाहें तब कन्वर्ट कर सकते थे। लेकिन सरकार अब इस इलेक्ट्रॉनिक मनी के अगले चरण पे काम कर रही है हमारी सरकार, और इस ई रुपया में उन्होंने कहा है कि अब जो हम नोट छाप रहे थे, उस नोट को छापने में कमी कर देंगे। मेरे पास उदाहरण ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास 100 करोड़ रुपया है, 100 करोड़ रुपया है, तो 100 करोड़ रुपया किसी करेंसी के फॉर्म में हमारे अलग अलग बैंकों में, इवन हमारे पॉकेट में, हमारे घरों में और पूरे देश में हम हर जगह पे पड़ा हुआ है। लेकिन अब जो बात हो रही है कि अब जो नया करेंसी होगा, अब हम 100 करोड़ की करेंसी अगर हमारे मार्केट में है, हमारे देश में है, तो 80 करोड़ फिजिकल फॉर्म में होगा, नोट के फॉर्म में होगा, और 20 करोड़ जो है वो हवा में होगा। उसके अगेंस्ट में कोई नोट छापी ही नहीं जाएगी। उसे बिल्कुल जो है आप इसी मैसेज के थ्रू आप मान लेंगे कि मुझे प्राप्त हो गया, इसी मैसेज के थ्रू किसी और को दे देंगे कि उन्हें मिल गया, और इस तरह से आपके वॉलेट में वो दिखेगा कि आपके पास ये पैसा है, ये कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो ये एक प्रयास है जिससे कि अगर कहें तो पेपर कॉस्ट को बचाया जा सकता है। दूसरा, हम लोग कहें कि डुप्लीकेसी ऑफ मनी, जो हम लोग अक्सर बाज़ार में पाया जाता है कि इतने का जाली नोट पकड़ा गया है, इतने, जो हमारे इकोनॉमी को कहीं ना कहीं परेशान करती है। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए पायलट बेसिस पे एक प्रयोग के तौर पे हमारी सरकार अभी इलेक्ट्रॉनिक मनी, ई रुपया को लेकर आई है। और यह ई रुपया कहीं ना कहीं एक बेहतर स्वरूप होगा और सेफ भी होगा। क्राइम की दृष्टिकोण से देखें तो भी हमारे पास सेफ होगा। इस ई रुपया को कोई आपसे लूट नहीं सकता है। आपके पास ई रुपया करोड़ों में है, लेकिन वो कहाँ है वो दिख नहीं सकता है, वो आपसे कोई छीन नहीं सकता है। तो इस तरह की कई सारी विशेषताएं इस ई रुपया में होगी। अभी वर्तमान में इसे 10 से 20% तक होलसेल मार्केट में लाया गया है। अब इसे होलसेल से रिटेल मार्केट में लाने की बात की जा रही है, और निश्चित रूप से यह हमारे सामने ई रुपया आएगा, और यह एक बेहतर स्वरूप होगा ई रुपया का। और हम लोग दुनिया में अगर देखें तो हम लोग नंबर 1 पर होंगे। इस मुद्रा के बदलते स्वरूप में हमारा देश भारत जो है सबसे आगे निकलने वाला है। और इसी में एक और छोटी सी चर्चा और कर लेते हैं। इसमें एक छोटी सी परेशानी भी दिख रही है, वो ये है कि ई रुपया को यूज़ करने के लिए हमें कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट वगैरह की आवश्यकता होगी। मतलब ये कि जो लोग नेट से जुड़े हुए हैं, इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, जिनके पास स्मार्टफोन्स है, टैब्स है, कंप्यूटर्स हैं, वो लोग इस ई रुपया को इस्तेमाल कर सकेंगे। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, क्योंकि हमारे इस 100 करोड़ के देश में अधिकतम लोग जो है आज के डेट में जुड़ चुके हैं डिफरेंट नेटवर्क से, इंटरनेट से, स्मार्ट होते जा रहे हैं। और दूसरा, एक और ई रुपया का एक और स्वरूप आया है, या उस पर भी चर्चा की जा रही है कि हम ई रुपया को खर्च करने के लिए हमें किसी भी प्रकार के इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होगी। वो हमारे वॉलेट के मैसेज के थ्रू, जनरल मोबाइल में जो हमारा बैलेंस होता है, या उसमें जो टावर नेटवर्क होता है, उस नेटवर्क के थ्रू भी हम उस मनी को ट्रांसफ़र कर सकेंगे। तो कहीं ना कहीं हमारा इस इंटरनेट से भी डिपेंडेंसी कम होगा और ई रुपया में एक वृद्धि होगी। तो ये सारा कुछ हम इसमें चर्चा करते हुए आगे बढ़े हैं, और हमारा अभी वर्तमान स्वरूप जो है ई मनी का होने वाला है। और इसी के साथ हम लोग एक बेहतर कल की उपेक्षा करते हुए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। बाकी आप लोग कमेंट में बताएं। अन्य चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे, जैसे यूपीसीआई का क्या रोल है, एनपीसीआई का क्या रोल है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या रोल है। ये सारी चीज़ें हम अपने अगले वीडियो में लेकर आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।